भारत की सरहद पर बसा वो छोटा सा गांव, जहां दिन तो सूरज की रोशनी से चमकता था, लेकिन रात होते ही मौत का सन्नाटा पसर जाता था। यह कहानी किसी बड़े शहर की नहीं, बल्कि उस मिट्टी की है जहां के बच्चे लोरी सुनकर नहीं, बल्कि गोलियों की आवाज सुनकर बड़े होते हैं। जैसलमेर के रेतीले टीलों से कुछ ही मील दूर एक पुराना धूल से भरा गांव था, रामगढ़। यहाँ के लोग सीधे थे, जबान में राजस्थानी मिठास और दिल में देश के लिए आग। लेकिन एक डर था जो हर मां के दिल में बैठ गया था। वह डर था अंधेरा। रात के 2 बज रहे थे, हवा भी थम सी गई थी। सरहद पर तैनात हमारे जवानों की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। सूबेदार विक्रम सिंह अपनी राइफल थामे बाढ़ के उस पार घने अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह रात अमावस की थी। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। दुश्मन इसी अंधेरे का फायदा उठाता था। साहब, कुछ हलचल लग रही है, एक युवा सिपाही ने फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम सिंह ने अपनी दूरबीन आंखों पर लगाई, लेकिन सब काला था। पुरानी तकनीक, पुराने उपकरण, वो नाइट विजन कैमरे जो ऊपर से आए थे, या तो खराब थे या उनकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। तभी एक हल्की सी आहट हुई, जैसे सूखे पत्तों पर किसी ने पैर रखा हो, और अगले ही पल धाएं एक गोली सन्नाटे को चीरती हुई आई और सीधे युवा सिपाही के सीने में जा लगी। अफरा तफरी मच गई। विक्रम सिंह चिल्लाए, पोजीशन लो, दुश्मन करीब है। लेकिन दुश्मन कहां था? अंधेरे में वे अदृश्य थे। हमारे जवान सिर्फ अंदाजे से गोलियां चला रहे थे। उस रात रामगढ़ की सरहद पर हमारे 3 जवान शहीद हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अंधेरे में देख नहीं सकते थे। सुबह जब उन शहीदों के शव तिरंगे में लिपटकर गांव के रास्ते से गुजरे, तो हर आंख नम थी। भीड़ में सबसे पीछे एक 17 साल का लड़का खड़ा था। नाम था राजू। राजू कोई आम लड़का नहीं था, और न ही उसकी दुनिया आम थी। उसका शरीर दुबला पतला था, कपड़े तेल और ग्रीस से सने हुए थे, और पैरों में हवाई चप्पल थी जिसमें लोहे की तार से टांका लगा हुआ था। उसके पिता किशन काका गांव के सबसे पुराने कबाड़ी थे। राजू का बचपन खिलौनों से नहीं, बल्कि टूटे हुए रेडियो, खराब ट्रांजिस्टर, पुराने मोबाइल फोन और फेंके हुए तारों के बीच बीता था। लोग उसे कबाड़ी का बेटा कहते थे, लेकिन किशन काका जानते थे कि उनका बेटा कबाड़ में सोना ढूंढने की कला जानता है। जब शहीदों की गाड़ी गुजरी, तो राजू ने देखा कि सूबेदार विक्रम सिंह, जो बच गए थे, एक कोने में खड़े होकर रो रहे थे। विक्रम सिंह राजू के पड़ोसी थे, काका जैसे। राजू धीरे से उनके पास गया। काका, राजू ने धीमी आवाज में कहा। विक्रम सिंह ने आंसू पोंछे और राजू की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा और बेबसी थी। राजू बेटा, आज फिर अंधेरे ने हमें हरा दिया। वो साले चूहे की तरह छिपकर आते हैं। हमारे पास अगर वो विदेशी चश्मा होता जिससे रात में दिन जैसा दिखता है, तो मैं उन तीनों को बचा लेता। लेकिन हम गरीब देश के सिपाही हैं बेटा। सरकार से सामान आते आते बहुत देर हो जाती है। राजू ने कुछ नहीं कहा, बस उन शब्दों को अपने दिल में उतार लिया, विदेशी चश्मा और अंधेरा। उस दिन राजू अपने पिता की कबाड़ की दुकान पर नहीं बैठा। वह सीधा अपने छोटे से गोदाम में गया, जो असल में एक टूटी हुई झोपड़ी थी। वहां दुनिया भर का कबाड़ पड़ा था। शहर से आए खराब सीसीटीवी कैमरे, पुराने नोकिया के फोन, बच्चों की टूटी हुई रिमोट वाली कारें, और न जाने क्या क्या। गांव वाले अक्सर हंसते थे, अरे किशन, तेरे बेटे ने तो घर को कूड़ा घर बना दिया है। लेकिन राजू के लिए यह कूड़ा नहीं, खजाना था। उसने एक पुराने टूटे हुए सीसीटीवी कैमरे को उठाया। यह कैमरा शहर के एक बड़े सेठ के घर से आया था, जो जल गया था। राजू ने अपनी जेब से एक छोटा पेंचकस निकाला, जो उसने साइकिल की स्पोक को घिसकर बनाया था। उसने कैमरे को खोला। अंदर की हरी प्लेट सर्किट बोर्ड जली हुई थी, लेकिन लेंस सही सलामत था। अगर यह कैमरा दिन में देख सकता है, तो रात में क्यों नहीं? राजू ने खुद से सवाल किया। उसे विज्ञान की बड़ी बड़ी बातें नहीं पता थीं। उसने 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी। उसके बाद स्कूल छूट गया था, लेकिन उसे करंट की भाषा समझ आती थी। उसे पता था कि लाल तार जोड़ने से क्या होता है और काला तार जोड़ने से क्या। उसने एक पुराने टीवी का रिमोट तोड़ा। उसके आगे जो छोटा सा बल्ब इंफ्रारेड लेड होता है, उसे निकाला। राजू ने कहीं सुना था कि यह बल्ब जो रोशनी छोड़ता है, वह इंसान की आंख को नहीं दिखती, लेकिन कैमरे को दिखती है। अगले 3 दिन तक राजू अपने गोदाम से बाहर नहीं निकला। उसकी मां
सावित्री बाहर से आवाज लगाती रही, अरे बेटा 2 रोटी तो खा ले, क्या भूतों की तरह अंदर बैठा है? राजू ने अंदर से ही जवाब दिया, मां अभी नहीं, एक बहुत जरूरी काम कर रहा हूं। सावित्री ने माथा पीटा, बाप कबाड़ बीनता है, बेटा कबाड़ से खेलता है। हे भगवान, इस लड़के का भविष्य क्या होगा? अंदर राजू एक अजीब सी मशीन बना रहा था। उसने एक पुराने वेल्डिंग वाले चश्मे का ढांचा लिया था, उस पर उसने सीसीटीवी का लेंस फिट किया, फिर दर्जनों पुराने रिमोट कंट्रोल तोड़कर उनके छोटे बल्ब IR LEDs निकाले और उन्हें चश्मे के चारों तरफ एक गोले में लगा दिया। बैटरी के लिए उसने एक पुराने मोबाइल की बैटरी और कुछ पेंसिल सेल को जोड़कर एक जुगाड़ बनाया। तारों का जंजाल फैला हुआ था। राजू की उंगलियां कई जगह से कट गई थीं, टांका लगाते वक्त गर्म लोहे से हाथ भी जल गया था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, सूबेदार काका के आंसू। तीसरी रात जब पूरा गांव सो रहा था, राजू ने अपना यंत्र तैयार कर लिया। वह दिखने में बहुत ही अजीब और भद्दा था, काले टेप से चिपका हुआ, जगह जगह से तार लटकते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पागल ने कचरे को सिर पर पहनने के लिए जोड़ लिया हो। राजू ने कांपते हाथों से चश्मा पहना। उसने बैटरी का तार जोड़ा। पहले तो कुछ नहीं हुआ, बस अंधेरा। राजू का दिल बैठ गया। क्या उसकी मेहनत बेकार गई? क्या कबाड़ी का बेटा सिर्फ कबाड़ ही बना सकता है? तभी उसने चश्मे के बगल में लगा एक छोटा सा रेगुलेटर घुमाया, जो उसने एक पुराने पंखे से निकाला था। अचानक उसकी आंखों के सामने की दुनिया बदल गई। कमरे में घना अंधेरा था, लेकिन चश्मे के अंदर उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। हरा हरा और धुंधला, लेकिन दिखाई दे रहा था। कोने में रखी साइकिल, दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी और फर्श पर दौड़ता हुआ एक छोटा चूहा, सब कुछ साफ था, जैसे किसी ने हरी रोशनी जला दी हो। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका। अभी इम्तिहान बाकी था। कमरे में देखना अलग बात है और सरहद के खुले मैदान में देखना अलग। वह चुपके से घर से निकला और गांव के बाहर खेतों की तरफ चल पड़ा। रात के 3 बज रहे थे। यह वही समय था जब दुश्मन हमला करता था। राजू खेतों की मेड़ पर लेट गया। उसने अपना जादुई चश्मा फिर से पहना और दूर झाड़ियों की तरफ देखा। करीब 200 मीटर दूर एक सियार खड़ा था। राजू को वह साफ दिखाई दे रहा था। उसने एक पत्थर उठाया और ठीक सियार के पास फेंका। सियार भाग खड़ा हुआ। यह काम करता है, राजू बुदबुदाया। यह सच में काम करता है। अगली सुबह राजू सीधे सूबेदार विक्रम सिंह के घर पहुंचा। विक्रम सिंह अपने आंगन में बैठे हुक्का पी रहे थे। उनका चेहरा अभी भी उदास था। राम राम काका, राजू ने कहा। उसके हाथ में एक कपड़े में लिपटी हुई वह अजीब सी मशीन थी। आओ राजू, विक्रम सिंह ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। कबाड़ में आज क्या मिला? काका, कबाड़ नहीं, आपकी समस्या का हल लाया हूं, राजू ने कहा और कपड़ा हटा दिया। विक्रम सिंह ने उस अजीब से चश्मे को देखा। उसमें टेप लगा था, तार लटक रहे थे और वह किसी टूटे हुए खिलौने जैसा लग रहा था। विक्रम सिंह हंस पड़े, एक दर्द भरी व्यंग्यात्मक हंसी। यह क्या है बेटा? अंतरिक्ष में जाने का हेलमेट? राजू को बुरा लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। नहीं काका, आपने कहा था ना, विदेशी चश्मा नहीं है जिससे रात में दिखता हो। मैंने बना दिया, इसे पहनकर देखिए। विक्रम सिंह ने हुक्का नीचे रखा। उन्हें लगा लड़का मजाक कर रहा है या पागल हो गया है। राजू बेटा, ये बच्चों का खेल नहीं है। फौज के उपकरण लाखों के आते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनते हैं। तूने इसे रिमोट और मोबाइल की बैटरी से बना दिया। जाकर अपना काम कर। काका, एक बार, राजू ने जिद की। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उस रात तिजोरी खोलने वाले लड़के की आंखों में थी। सिर्फ एक बार रात में इसे पहनकर देखना। अगर काम न करे तो मेरे सिर पर मारना। विक्रम सिंह ने लड़के की जिद देखी। उन्होंने सोचा, बच्चे का दिल रखने के लिए रख लेता हूं। ठीक है, रख दे, रात को देखूंगा, लेकिन किसी को बताना मत, वरना लोग मुझ पर हंसेंगे कि सूबेदार अब बच्चों के खिलौनों से जंग लड़ेगा। राजू वह चश्मा रखकर चला आया। उसे उम्मीद थी कि काका उसकी बात मानेंगे। रात हुई। विक्रम सिंह की ड्यूटी फिर से सरहद के उसी पोस्ट पर थी। उनके साथ वही डर था, वही अंधेरा। वे अपनी राइफल लेकर बैठे थे। अचानक उनका हाथ अपनी जेब पर गया। वह अजीब सा चश्मा उनकी जेब में पड़ा था। पागल लड़का, उन्होंने सोचा, कचरे से नाइट विजन बनाएगा। लेकिन बोरियत और बेचैनी में उन्होंने सोचा कि चलो देख ही लेते हैं। उन्होंने आसपास देखा।
कोई साथी सिपाही देख तो नहीं रहा? फिर उन्होंने वह टेप से चिपका चश्मा अपनी आंखों पर लगाया। पहले तो उन्हें सिर्फ धुंधलापन दिखा। बेकार है, उन्होंने सोचा, और उतारने ही वाले थे कि उनकी उंगली उस रेगुलेटर पर पड़ी। उन्होंने उसे घुमाया और फिर सूबेदार विक्रम सिंह के मुंह से बीड़ी गिर गई। सामने लगभग 300 मीटर दूर झाड़ियों के पीछे उन्हें 3 आकृतियां रेंगती हुई दिखाई दी। वे हरे रंग की परछाइयों जैसी थीं, लेकिन इंसान थे। उनके हाथों में लंबी बंदूकें थीं। वे भारतीय चौकी की तरफ बढ़ रहे थे। विक्रम सिंह का दिल जोर से धड़कने लगा। बिना उस चश्मे के वहां सिर्फ काला अंधेरा था। नंगी आंखों से देखने पर कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन चश्मा लगाते ही 3 दुश्मन साफ दिखाई दे रहे थे। वे घुसपैठिए थे। विक्रम सिंह ने तुरंत चश्मा उतारा और अपने साथी को इशारा किया। दुश्मन 11 बजे की दिशा में 3 लोग, फायर। लेकिन साहब, कुछ दिख नहीं रहा। साथी ने कहा, मैं कह रहा हूं, फायर कर। विक्रम सिंह ने अपनी राइफल उठाई। उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया। उन्होंने उस दृश्य को याद रखा जो चश्मे ने दिखाया था। उन्होंने निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। धाया, एक चीख गूंजी। निशाना सटीक था। बाकी 2 घुसपैठिए घबरा गए और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय जवानों को उनकी लोकेशन पता चल गई। मशीन गनें गरज उठीं। 5 मिनट की भारी गोलीबारी के बाद सब शांत हो गया। सब अच्छा ताक पाता काता पाता का। सुबह जब सर्च पार्टी गई तो उन्हें 3 दुश्मनों की लाशें मिलीं। उनके पास भारी गोला बारूद था। अगर वे उस रात चौकी तक पहुंच जाते तो तबाही मच जाती। पूरा बेस हैरान था। साहब, आपने उन्हें अंधेरे में देखा कैसे? कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रंधावा ने पूछा। हमारे रडार ने भी उन्हें नहीं पकड़ा था। विक्रम सिंह चुपचाप खड़े थे। उन्होंने अपनी जेब से वह टूटा फूटा टेप लगा चश्मा निकाला और कर्नल की मेज पर रख दिया। सर, इस कबाड़ ने देखा, विक्रम सिंह ने सिर झुकाकर कहा। कर्नल ने उस भद्दे से यंत्र को उठाया। यह क्या मजाक है सूबेदार? मजाक नहीं है सर, गांव के एक कबाड़ी के लड़के ने बनाया है। कल रात इसी ने हमारी जान बचाई। कर्नल रंधावा, जो एक सख्त और अनुशासन वाले अफसर थे, उन्होंने उस यंत्र को उलट पुलट कर देखा। नोकिया की बैटरी, टीवी रिमोट के एलईडी और वेल्डिंग का कांच। यह इंजीनियरिंग का अपमान था, लेकिन परिणाम चमत्कार था। उस लड़के को बुलाओ, कर्नल ने आदेश दिया। अभी के अभी। उधर गांव में राजू अपनी दुकान पर बैठकर पुराने पंखे की मोटर खोल रहा था। तभी एक जीप धूल उड़ाती हुई वहां आकर रुकी। सेना की जीप। गांव वाले सहम गए। सावित्री दौड़ी दौड़ी आई। किशन काका के हाथ से चाय का गिलास छूट गया। राजू, तूने क्या कर दिया? पुलिस, फौज क्यों आई है? 2 जवान जीप से उतरे। राजू कौन है? राजू खड़ा हो गया। उसके पैर कांप नहीं रहे थे, लेकिन गला सूख गया था। जी, मैं हूं। साहब ने बुलाया है, चलो हमारे साथ। सावित्री रोने लगी। मेरे बेटे को मत ले जाओ, उसने कुछ नहीं किया, वह तो बस खेल रहा था। राजू ने मां को देखा। मां, डरो मत, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जब राजू को आर्मी बेस ले जाया गया तो उसे एक बड़े कमरे में बैठाया गया। सामने कर्नल रंधावा और कई बड़े अफसर बैठे थे। मेज पर उसका बनाया हुआ जुगाड़ रखा था। कर्नल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वही फटे कपड़े, वही गरीबी। यह तुमने बनाया? कर्नल ने कड़क आवाज में पूछा। जी साहब, राजू ने धीरे से कहा। कैसे? जी, वो रिमोट की बत्ती और कैमरे का लेंस और थोड़ा करंट का हिसाब। राजू ठीक से समझा नहीं पा रहा था। कर्नल ने एक एक्सपर्ट इंजीनियर को बुलाया था। इंजीनियर ने उस यंत्र को जांचा और हंसते हुए कहा, सर, यह तो बिल्कुल बचकाना है। इसमें कोई स्टेबिलाइजर नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है। यह तो बस एक संयोग है कि यह चल गया। यह रिलायबल, भरोसेमंद नहीं है। हम इसे सेना में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कर्नल ने सिर हिलाया। वे भी यही सोच रहे थे। एक बच्चे का खिलौना सेना का हथियार नहीं बन सकता। बेटा, कर्नल ने कहा, तुम्हारी कोशिश अच्छी थी, तुमने जान बचाई, उसके लिए इनाम मिलेगा। लेकिन यह खिलौना हम नहीं ले सकते। यह खतरनाक हो सकता है। अगर यह ऐन मौके पर बंद हो गया तो? राजू का दिल टूट गया। उसे लगा था कि उसकी कद्र होगी। लेकिन साहब, राजू ने पहली बार नजर उठाकर कहा, यह बंद नहीं होगा। मैंने इसमें डबल सर्किट लगाया है। अगर एक बैटरी फेल हुई तो दूसरी अपने आप चल पड़ेगी। इंजीनियर छिड़ गया। तुम हमें सिखाओगे? जाओ यहां से, इनाम लो और जाओ। राजू को 5,000 रुपये नकद दिए गए
और घर भेज दिया गया। गांव वालों के लिए यह बड़ी रकम थी, लेकिन राजू के लिए यह अपमान था। उसने पैसे अपनी मां को दे दिए और फिर से अपने गोदाम में बंद हो गया। खिलौना कहते हैं इसे। राजू ने गुस्से में एक पेंचकस दीवार पर मारा। मैं उन्हें दिखाऊंगा, ऐसा कुछ बनाऊंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। यहीं से राजू की असली यात्रा शुरू हुई। उसे पता नहीं था कि सरहद पर एक और खतरा मंडरा रहा है, जो बंदूकों से नहीं बल्कि आसमान से आने वाला था। और इस बार सेना के पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन राजू के कबाड़खाने में एक पुराने माइक्रोवेव ओवन और टूटे हुए डिश एंटीना के बीच उस खतरे का जवाब छिपा था। राजू अपने गोदाम के अंधेरे कोने में बैठा था। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे, लेकिन दिल में एक आग जल रही थी। कर्नल के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। यह खिलौना है, हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसने अपनी मुट्ठी भींची। पास ही उसका बनाया हुआ नाइट विजन चश्मा पड़ा था, जो अब सच में कबाड़ जैसा लग रहा था। खिलौना, राजू ने धीरे से कहा। ठीक है, अगर उन्हें खिलौना लगता है तो मैं उन्हें दिखाऊंगा कि खिलौने कैसे खेल बदलते हैं। अगले 2 दिन तक सीमा पर एक अजीब सी शांति रही, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। तीसरी रात, जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, एक अजीब सी आवाज ने सरहद के सन्नाटे को तोड़ा। भन भन भन। यह आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बड़ा मच्छर कान के पास मंडरा रहा हो। चौकी पर तैनात संतरी ने ऊपर देखा, लेकिन आसमान काला था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रडार शांत था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी आसमान से कुछ गिरा। एक छोटी सी काली वस्तु सीधे सेना के राशन ट्रक के ऊपर गिरी और फिर धड़ाम। एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रक के परखच्चे उड़ गए। आग की लपटें आसमान छूने लगीं। कैंप में अफरा तफरी मच गई। सायरन बजने लगे। हमला, हमला, सैनिक चिल्लाए। वे अपनी पोजीशन लेकर अंधेरे में गोलियां चलाने लगे। लेकिन दुश्मन कहां था? जमीन पर कोई नहीं था। न कोई गोली चली थी, न कोई रॉकेट आया था। बस आसमान से मौत बरसी थी। कर्नल रंधावा अपने तंबू से बाहर निकले। उनका चेहरा गुस्से और चिंता से लाल था। यह हमला कहां से हुआ? रडार ने कुछ पकड़ा क्यों नहीं? रेडियो ऑपरेटर कांपती आवाज में बोला, सर, रडार स्क्रीन खाली है। कोई हवाई जहाज नहीं, कोई मिसाइल नहीं। पता नहीं यह क्या था। अगले 10 मिनट बाद एक और धमाका हुआ। इस बार पानी की टंकी को निशाना बनाया गया। पानी का सैलाब बह निकला। सैनिक बेबस थे। वे किससे लड़े? उस दुश्मन से जो दिखता ही नहीं। यह था दुश्मन का नया हथियार, ड्रोन। छोटे प्लास्टिक के बने हुए ड्रोन जो रडार की पकड़ में नहीं आते थे और रात के अंधेरे में सटीक निशाना लगाते थे। वे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते थे, इसलिए बंदूक की गोलियां उन तक पहुंच नहीं पा रही थीं। गांव में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी थी। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए, लेकिन राजू छत पर खड़ा था। उसने वह आवाज सुनी थी, भन भन। उसने बचपन में कई बार शादियों में वीडियोग्राफी वाले ड्रोन देखे थे। उसे पता था कि यह आवाज किसकी है। मोटर। राजू बुदबुदाया, यह मशीन की आवाज है, और जो मशीन सिग्नल से चलती है उसे सिग्नल से ही रोका जा सकता है। राजू जानता था कि वह बंदूक नहीं बना सकता। उसके पास बारूद नहीं था, लेकिन उसके पास विज्ञान था। उसने सोचा, ड्रोन को एक रिमोट चलाता है। रिमोट एक अदृश्य तार फ्रीक्वेंसी से जुड़ा होता है। अगर मैं उस तार को काट दूं या उस तार पर इतना शोर मचा दूं कि ड्रोन को कुछ सुनाई न दे, तो वह अंधा हो जाएगा। वह दौड़कर नीचे अपने गोदाम में गया। उसकी नजर कोने में पड़े एक पुराने जंग लगे माइक्रोवेव ओवन पर पड़ी। यह कबाड़ में आया था क्योंकि इसका दरवाजा टूट गया था, लेकिन अंदर की मशीन सही थी। राजू को याद आया कि एक बार जब उसने गलती से माइक्रोवेव के पास अपना सस्ता वाला मोबाइल रख दिया था और ओवन चालू कर दिया था, तो मोबाइल का स्क्रीन झिलमिलाने लगा था और सिग्नल चला गया था। यही है, राजू की आंखों में चमक आ गई। मैग्नेट्रॉन। माइक्रोवेव के अंदर एक पुर्जा होता है जिसे मैग्नेट्रॉन कहते हैं। यह ऐसी तरंगें वेव्स छोड़ता है जो खाने को पकाती हैं। लेकिन अगर इन तरंगों को खुला छोड़ दिया जाए तो यह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को भून सकती हैं। राजू ने पेंचकस उठाया और पागलों की तरह माइक्रोवेव को खोलने लगा। उसने भारी भरकम मैग्नेट्रॉन बाहर निकाला, लेकिन समस्या यह थी कि इसकी तरंगें हर दिशा में फैल जाती थीं। उसे इन तरंगों को एक दिशा में एक बंदूक की गोली की तरह फेंकना था। उसकी नजर छत पर लगे पुराने डिश टीवी के एंटीना पर गई। हाँ, वह चिल्लाया। अगले 4 घंटे तक राजू ने जो किया
वह किसी भी इंजीनियर को दिल का दौरा देने के लिए काफी था। उसने डिश एंटीना को एक स्टैंड पर लगाया। उसके बीच में जहां सिग्नल पकड़ने वाला LNB होता है, वहां उसने माइक्रोवेव का मैग्नेट्रॉन फिट कर दिया। अब यह एक डिश नहीं बल्कि एक तोप बन गई थी। एक ऐसी तोप जो गोला नहीं बल्कि अदृश्य बिजली की तरंगें फेंकती थी। इसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत थी। राजू ने अपने घर के इन्वर्टर की सारी बैटरियां निकाल लीं। पड़ोस के ट्रैक्टर की बैटरी भी मांग लाया, यह कहकर कि पिताजी की तबीयत खराब है, अस्पताल जाना है। उसने सब कुछ सीरीज में जोड़ दिया। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगाया, तारों को टेप से कस दिया। यंत्र तैयार था। देखने में यह किसी एलियन की बंदूक जैसा लग रहा था। एक छतरी, उसके बीच में एक लोहे का डिब्बा और नीचे लटकते हुए मोटे मोटे तार। राजू ने इसे नाम दिया अग्निबाण। सुबह हो गई थी। गांव में मातम का माहौल था। सेना के कैंप में नुकसान बहुत ज्यादा था। कर्नल रंधावा ने हेडक्वार्टर में फोन किया था, लेकिन वहां से जवाब आया कि एंटी ड्रोन सिस्टम आने में 2 दिन लगेंगे। 2 दिन? तब तक तो ये ड्रोन पूरा कैंप खत्म कर देंगे। शाम होते ही राजू ने अपना अग्निबाण एक हाथ गाड़ी ठेलिया पर लादा। यह बहुत भारी था। वह उसे खींचता हुआ गांव के बाहर वाली पहाड़ी की तरफ ले गया, जहां से आर्मी कैंप और सरहद का आसमान साफ दिखता था। रास्ते में विक्रम सिंह मिल गए। वे घायल थे, हाथ पर पट्टी बंधी थी। राजू, उन्होंने हैरानी से पूछा, ये कबाड़ लेकर कहां जा रहा है? राजू रुका। उसने पसीना पोंछा। काका, आज रात वो मच्छर फिर आएंगे और आज मैं उन्हें दावत दूंगा। विक्रम सिंह ने उसे डांटा। पागल मत बन, कल रात उन्होंने बम गिराए थे। तू घर जा, ये बच्चों का खेल नहीं है। काका, जब तक दिल्ली से आपकी मशीन आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। मुझे एक मौका और दीजिए, बस मुझे इस पहाड़ी पर बैठने दीजिए। विक्रम सिंह की आंखों में कल रात का खौफ था। उन्होंने देखा कि सेना बेबस है। उन्होंने राजू की आंखों में वही पुराना जुनून देखा। ठीक है, उन्होंने भारी मन से कहा, लेकिन अगर खतरा लगे तो भाग जाना। मैं वहीं नीचे चौकी पर हूं। रात घेर आई। सन्नाटा और भी गहरा था। राजू पहाड़ी की चोटी पर झाड़ियों के बीच छिपा था। उसके पास उसका अग्निबाण तैयार था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह प्रयोग खतरनाक था। अगर लीकेज हुआ तो यह तरंगें राजू के दिमाग को भी उबाल सकती थीं। उसने सुरक्षा के लिए टीन की एक चादर अपने आगे रख ली थी। रात के 1 बज रहे थे। तभी वही आवाज, भन भन भन। इस बार आवाज एक नहीं, 2 तरफ से आ रही थी। 2 ड्रोन। दुश्मन आज बड़ा हमला करने के मूड में था। नीचे कैंप में हड़कंप मच गया। सर्च लाइटें आसमान में घूमने लगीं, लेकिन ड्रोन बहुत छोटे और काले थे। भगवान, मदद करना, राजू ने प्रार्थना की। उसने अपने नाइट विजन चश्मे, जो उसने फिर से पहन लिया था, से आसमान को स्कैन किया। उसे एक ड्रोन दिखा। वह काफी नीचे उड़ रहा था, सीधे कर्नल के तंबू की तरफ। राजू ने अपनी डिश का मुंह उस ड्रोन की तरफ घुमाया। उसका हाथ कांप रहा था। ड्रोन तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब नहीं तो कभी नहीं, राजू चिल्लाया और उसने स्विच दबा दिया। जूम मम। एक अजीब सी गूंज हुई। मैग्नेट्रॉन चालू हो गया था। राजू को अपने बालों में झंझनाहट महसूस हुई। हवा में ओजोन की गंध फैल गई। अदृश्य माइक्रोवेव किरणें डिश से टकराईं और एक सीधी रेखा में आसमान की तरफ भागीं। जैसे ही वो किरणें ड्रोन से टकराईं, चमत्कार हुआ। आसमान में उड़ता हुआ ड्रोन अचानक लड़खड़ाया। उसके अंदर के नाजुक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो 5 वोल्ट पर चलते थे, उन्हें अचानक हजारों वोल्ट का झटका लगा। चिंगारी निकली। उसके पंखे रुक गए। वह ड्रोन, जो एक हत्यारा था, अब सिर्फ प्लास्टिक का एक बेजान टुकड़ा बनकर पत्थर की तरह नीचे गिरा। धड़ाम। वह कैंप के बाहर कांटेदार तारों पर गिरा। लेकिन अभी दूसरा बाकी था। दूसरा ड्रोन यह देखकर ऊपर उठने लगा। राजू ने पसीने से लथपथ होकर अपनी भारी डिश को ऊपर की तरफ घुमाया। बैटरियां गर्म हो रही थीं। तारों से धुआं निकलने लगा था। बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर। राजू ने दांत भींचे। उसने निशाना साधा और फिर से बटन दबाया। इस बार दूरी ज्यादा थी। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। राजू को लगा वह चूक गया। लेकिन तभी दूसरे ड्रोन ने नियंत्रण खो दिया। वह गोल गोल घूमने लगा, जैसे कोई नशा करके नाच रहा हो। उसका जीपीएस सिस्टम जल चुका था। वह दिशा भटक गया और सीधे सरहद के उस पार दुश्मन के ही इलाके में जा गिरा। हां, राजू जोर से चिल्लाया। लेकिन तभी बूम। राजू के यंत्र के पीछे लगी बैटरियों में धमाका हो गया। लोड बहुत ज्यादा था। राजू झटके से दूर जा गिरा। उसका हाथ बुरी तरह झुलस गया।
धुआं और आग लपटें उठने लगीं। नीचे से विक्रम सिंह और 2 जवान दौड़ते हुए ऊपर आए। उन्होंने देखा कि राजू जमीन पर पड़ा है और उसके पास वह अजीब सा जला हुआ यंत्र पड़ा है जिससे अभी भी धुआं निकल रहा था। राजू, विक्रम सिंह ने उसे उठाया। राजू होश में था लेकिन दर्द से कराह रहा था। काका, गिर गए? दोनों गिर गए ना? राजू ने सबसे पहले यही पूछा। विक्रम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। हाँ मेरे शेर, गिर गए, तूने गिरा दिया। कर्नल रंधावा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने गिरे हुए ड्रोन को देखा था। वह पूरी तरह जल चुका था, लेकिन बाहर से कोई गोली का निशान नहीं था। अंदर के तार पिघल गए थे। यह किसने किया? कर्नल ने पूछा। हालांकि वे जवाब जानते थे। विक्रम सिंह ने घायल राजू की तरफ इशारा किया। उसी कबाड़ी के लड़के ने सर, अपने माइक्रोवेव से। कर्नल रंधावा राजू के पास घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने उस जले हुए हाथ को देखा जिसने पूरे कैंप को बचाया था। इस बार उनकी आंखों में संदेह नहीं, सम्मान था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। कर्नल ने अपनी जीप मंगवाई। यह लड़का आम नागरिक नहीं है, यह हमारा सिपाही है। अगली सुबह जब राजू को होश आया तो वह एक साफ सुथरे आर्मी अस्पताल के बिस्तर पर था। उसका हाथ पट्टी से बंधा था। सामने कर्नल रंधावा और एक नया चेहरा खड़ा था, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में गजब की बुद्धिमानी थी। वह डॉ भाभा थे, देश के सबसे बड़े रक्षा वैज्ञानिक। कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा है सिपाही? राजू उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन कर्नल ने उसे रोक दिया। आराम करो, तुमने जो कल रात किया वह हमारी किताबों में नहीं लिखा है। डॉ भाभा आगे आए। उन्होंने राजू के बनाए हुए जले हुए यंत्र को हाथ में ले रखा था। बेटा, डॉ भाभा ने नरम आवाज में कहा, तुमने एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बनाया है। दुनिया के बड़े बड़े देश इसे बनाने में करोड़ों खर्च करते हैं। तुमने इसे कूड़े से बना दिया। कैसे पता चला तुम्हें यह साज करते हैं? तुमने इसे कूड़े से बना दिया। सब, राजू ने सादगी से जवाब दिया। साहब, कबाड़ में हर चीज का हल होता है, बस देखने वाली आंख चाहिए। मुझे लगा अगर खाना गर्म हो सकता है तो ड्रोन भी गर्म हो सकता है। डॉ भाभा हंसे। अद्भुत, तुम्हारी यह सोच देश के बहुत काम आएगी। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? बड़े शहर में, बड़ी प्रयोगशाला में? राजू की आंखें फैल गईं। लेकिन साहब, मैं तो स्कूल भी पास नहीं हूं। मैं तो बस एक कबाड़ी हूं। डिग्रियां कागज पर होती हैं बेटा, दिमाग में नहीं। डॉ भाभा ने कहा, तुम हमारे साथ चलोगे? देश को तुम्हारी जरूरत है। राजू का जीवन बदलने वाला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। वह शहर जा रहा था, एक नई दुनिया में, जहां दुश्मन सरहद के पार नहीं बल्कि उसके आसपास होने वाले थे। ईर्ष्या करने वाले वैज्ञानिक, जासूस जो उसकी तकनीक चुराना चाहते थे, और एक ऐसा मिशन जो उसे फिर से अपनी जड़ों की याद दिलाने वाला था। और गांव में किशन काका की छाती आज गर्व से फूल गई थी। जो लोग उन्हें कूड़ा उठाने वाला कहते थे, आज वे उनके पैर छू रहे थे। लेकिन कहानी में अभी एक मोड़ आना बाकी था। जिस ड्रोन को राजू ने गिराया था, उसके मलबे में एक चिप मिली थी, और उस चिप में जो जानकारी थी वह सिर्फ एक हमले की योजना नहीं थी। वह कुछ और ही इशारा कर रही थी, कुछ ऐसा जो देश के अंदर ही छिपा था। दिल्ली, भारत की धड़कन, लेकिन राजू के लिए यह किसी दूसरी दुनिया जैसा था। जिस लड़के ने अब तक सिर्फ रेत के टीले और खुली हवा देखी थी, उसके सामने अब कांच की ऊंची ऊंची इमारतें थीं। सड़कों पर गाड़ियों का ऐसा शोर था जैसे हजारों मधुमक्खियां एक साथ भिन भिना रही हों। सेना की जिप एक विशाल इमारत के सामने रुकी। गेट पर लिखा था, राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान केंद्र, नेशनल डिफेंस रिसर्च सेंटर। यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। कर्नल रंधावा और डॉ भाभा उसे अंदर ले गए। अंदर का माहौल इतना ठंडा था कि राजू को अपनी पुरानी स्वेटर याद आ गई। हर तरफ सफेद रोशनी, कंप्यूटरों की स्क्रीन और सफेद कोट पहने लोग। यहां कोई जोर से बात नहीं कर रहा था, सब कुछ मशीनी लग रहा था। डॉ भाभा उसे एक बड़ी लैब में ले गए। वहां पहले से 5-6 वैज्ञानिक बैठे थे। उनके चेहरों पर गंभीरता थी, लेकिन जब उन्होंने राजू को देखा, फटी हुई चप्पल, तेल से सने कपड़े और बिखरे बाल, तो उनकी आंखों में सवाल तैरने लगे। डॉ भाभा, यह कौन है? एक लंबे चश्मा लगाए व्यक्ति ने पूछा। इनका नाम डॉ माथुर था। वे देश के जाने माने क्रिप्टोग्राफर कोड तोड़ने वाले थे, लेकिन स्वभाव से बेहद घमंडी। उन्हें लगता था कि विज्ञान सिर्फ किताबों में है, दिमाग में नहीं।
यह राजू है, डॉ। भाभा ने परिचय दिया। यही वह लड़का है जिसने परसों रात अपने देसी जुगाड़ से दुश्मन के ड्रोन गिराए थे। लैब में सन्नाटा छा गया। फिर डॉ। माथुर के होंठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। अच्छा, तो अब हम सड़क छाप मैकेनिकों से सीखेंगे कि देश की रक्षा कैसे करनी है, डॉ। भाभा, यह एक हाई सिक्योरिटी लैब है, कोई कबाड़ खाना नहीं। राजू ने सिर झुका लिया। उसे लगा था कि शहर में बड़े लोग होंगे तो सोच भी बड़ी होगी, लेकिन यहां तो लोग कपड़ों से औकात नाप रहे थे। कर्नल रंधावा को गुस्सा आया, लेकिन डॉ। भाभा ने हाथ उठाकर शांत रहने का इशारा किया। वे राजू को एक कांच की मेज के पास ले गए। मेज के बीचों बीच एक छोटी सी काली चीज रखी थी। वह वही चिप थी जो गिरे हुए ड्रोन के मलबे से मिली थी। वह आधी जली हुई थी और उससे अजीब सी गंध आ रही थी। राजू, डॉ। भाभा ने कहा, दुश्मन ने इस चिप में एक आत्मघाती कोड, सुइसाइड कोड डाला था। जैसे ही ड्रोन गिरा, इस चिप ने अपना डेटा जलाना शुरू कर दिया। हमारे सुपर कंप्यूटर इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि डेटा करप्ट, खराब हो चुका है, लेकिन हमें शक है कि इसमें अगले हमले की जानकारी छिपी है। क्या तुम कुछ कर सकते हो, डॉ। माथुर हंस पड़े। डॉ। भाभा, आप मजाक कर रहे हैं। हमारे पास अमेरिका से मंगाए हुए प्रोसेसर हैं, वे फेल हो गए और आप इस बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं। इसे तो यह भी नहीं पता होगा कि सिलिकॉन क्या होता है। राजू ने डॉ। माथुर की बात अनसुनी कर दी। वह धीरे से मेज के पास गया। उसने चिप को छुआ नहीं, वह बस उसे देखता रहा। उसने अपनी जेब से अपना वही पुराना पेंचकस और एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास आवर्धक लेंस निकाला। डॉ। माथुर ने नाक सिकोड़ी। अरे दूर रहो, कहीं और खराब न कर देना। साहब, राजू ने पहली बार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। मशीनें झूठ बोल सकती हैं, लेकिन करंट कभी झूठ नहीं बोलता। आपने इसे कंप्यूटर से जोड़ा? बिल्कुल, एक जूनियर वैज्ञानिक ने कहा, लेकिन कंप्यूटर कह रहा है नो डिवाइस फाउंड, कोई यंत्र नहीं मिला। राजू ने चिप को उठाया। वह अभी भी हल्की गर्म थी। उसने चिप के पीछे बने सर्किट को लेंस से देखा। वहां बाल से भी बारीक तार थे। जलने की वजह से दो तार आपस में चिपक गए थे। यह चिप मरी नहीं है साहब, राजू ने कहा। यह कोमा में है। आपने जब इसे कंप्यूटर में लगाया तो कंप्यूटर ने बिजली भेजी, लेकिन क्योंकि यहां शॉर्ट सर्किट है, इसलिए चिप ने खुद को बचाने के लिए दरवाजा बंद कर लिया। तो डॉ। माथुर ने पूछा, तो हम दरवाजे से नहीं जाएंगे? राजू ने कहा, हम खिड़की से झांकेंगे। राजू ने लैब में इधर उधर देखा। उसकी नजर कोने में रखे एक पुराने ऑसिलोस्कोप पर पड़ी एक ऐसी मशीन जो बिजली की तरंगों को स्क्रीन पर दिखाती है। यह मशीन 90 के दशक की थी और अब कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता था। मुझे वह चाहिए, राजू ने इशारा किया, और मुझे एक सुई और थोड़ा सा तांबे का तार चाहिए। डॉ। माथुर ने सिर पीटा। यह पागल है, यह समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन डॉ। भाभा ने इशारा किया, उसे जो चाहिए दो। राजू ने काम शुरू किया। उसने चिप को किसी कंप्यूटर से नहीं जोड़ा। उसने चिप के ग्राउंड और डेटा पिन पर तांबे का तार लपेटा। फिर उसने उस तार को ऑसिलोस्कोप से जोड़ दिया। उसने चिप को पावर देने के लिए कंप्यूटर की जगह एक छोटी 48 पाइंग 3 वोल्ट की घड़ी की बैटरी का इस्तेमाल किया। यह क्या बेवकूफी है, डॉ। माथुर बुदबुदाए। इतनी कम पावर से यह ऑन भी नहीं होगी। राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन की तरफ देखा। एक सीधी हरी लकीर चल रही थी, मतलब शांति। राजू ने हाथ में एक पतली सुई ली। उसने चिप के उस जले हुए हिस्से पर सुई की नोक रखी जहां 2 तार चिपके हुए थे। उसे उन्हें अलग करना था, लेकिन यह काम मशीन से नहीं हो सकता था, क्योंकि मशीन ताकत ज्यादा लगाती और तार टूट जाते। यह काम इंसानी हाथ के स्पर्श से ही हो सकता था। लैब में सन्नाटा था। सबकी नजरें राजू के हाथ पर थीं। राजू का हाथ बिल्कुल स्थिर था, जैसे पत्थर की मूर्ति हो। उसने सांस रोकी। सुई की नोक ने जले हुए हिस्से को हल्का सा खुरचा। किर। ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर हरी लकीर हिली। सिग्नल। कर्नल रंधावा चिल्लाए। राजू ने अभी सांस नहीं छोड़ी। उसने सुई को थोड़ा और घुमाया। चिप के अंदर का शॉर्ट सर्किट हट गया। करंट सही रास्ते पर बहने लगा। अचानक स्क्रीन पर हरी लकीरें नाचने लगीं। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। यह डेटा था। चिप बात कर रही थी। जल्दी, राजू चिल्लाया। अब इसे कंप्यूटर से जोड़ो, लेकिन पावर मत देना, सिर्फ डेटा केबल लगाना। जूनियर वैज्ञानिक ने तुरंत केबल लगाई। स्क्रीन पर नंबरों की बाढ़ आ गई। 10,101 कोड खुलने लगे। डॉ।
माथुर का मुंह खुला का खुला रह गया। जिस काम को उनके करोड़ रुपये के सुपर कंप्यूटर नहीं कर पाए, उसे एक लड़के ने सुई और पुरानी मशीन से कर दिखाया। यह कैसे संभव है डॉ? माथुर ने अविश्वास से पूछा। राजू ने पसीना पोंछा। साहब, कंप्यूटर दिमाग पढ़ता है। मैंने नब्ज पकड़ी, लेकिन जश्न मनाने का समय नहीं था। स्क्रीन पर डेटा डिकोड हो रहा था। यह कोई साधारण जानकारी नहीं थी। यह एक नक्शा था, और नक्शे के साथ एक तारीख और समय। कल दोपहर 12 बजे डॉ। भाभा ने स्क्रीन पढ़ते हुए कहा, टारगेट। वे रुक गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। टारगेट क्या है सर? कर्नल ने पूछा। संसद भवन डॉ। भाभा की आवाज कांप गई। लैब में हड़कंप मच गया। ड्रोन में मिला डेटा बता रहा था कि कल दोपहर 12 बजे देश की संसद पर एक बड़ा हमला होने वाला है। लेकिन यह हमला बाहर से नहीं होगा। डेटा में एक ब्लूप्रिंट नक्शा था, संसद के अंदर जाने का एक गुप्त रास्ता जो सीवर लाइन से होकर जाता था। यह जानकारी सिर्फ किसी अंदर के आदमी के पास हो सकती है। कर्नल रंधावा ने मुट्ठी मेज पर मारी। कोई गद्दार है जिसने हमारे नक्शे दुश्मनों को बेचे हैं। तभी राजू ने स्क्रीन पर कुछ और देखा। रुकिए, यह फाइल देखिए। उसने एक फाइल खोली। उसमें कुछ फोन नंबर और लेन देन का हिसाब था, और सबसे नीचे एक नाम लिखा था, कोबरा। कोबरा? कर्नल ने सोचा, यह कौन हो सकता है? अचानक पूरे सेंटर की बिजली गुल हो गई। अंधेरा, पूर्ण अंधकार। जनरेटर चालू क्यों नहीं हुआ? कोई चिल्लाया। दरवाजे लॉक हो गए हैं। किसी ने दरवाजे को धक्का दिया। यह इलेक्ट्रॉनिक लॉक था। बिजली जाते ही जाम हो गया। लैब में घबराहट फैल गई, लेकिन राजू को खतरा महसूस हुआ। यह बिजली जाना कोई संयोग नहीं था। जैसे ही कोबरा का नाम स्क्रीन पर आया, बत्ती गुल हो गई। इसका मतलब साफ था, कोबरा इसी इमारत में है, शायद इसी कमरे में या आसपास। वह देख रहा है कि हम सच के करीब पहुंच गए हैं। सब शांत रहो, कर्नल की आवाज गूंजी। अंधेरे में राजू को किसी के चलने की आहट सुनाई दी। भारी जूते और एक हल्की सी आवाज, क्लिक। यह पिस्तौल का सेफ्टी लॉक खुलने की आवाज थी। राजू के कान, जो कबाड़ में गिरती हुई छोटी सी कील की आवाज भी सुन लेते थे, सतर्क हो गए। आवाज उसके ठीक पीछे से आ रही थी। टारगेट राजू था, क्योंकि राजू ने ही चिप खोली थी। राजू ने चिल्लाना चाहा, लेकिन समय नहीं था। उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर कंचे, जो वह हमेशा साथ रखता था, खेलने के लिए नहीं बल्कि बेयरिंग के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, निकाले और फर्श पर फेंक दिए। अंधेरे में कदमों की आवाज तेज हुई, और फिर आह, कोई फिसला और धड़ाम से गिरा। उसी वक्त धाएं, एक गोली चली, लेकिन क्योंकि शूटर फिसल गया था, गोली राजू के सिर के ऊपर से निकलकर कांच की दीवार पर लगी। छनन्न, कांच बिखर गया। कौन है वहां? कर्नल रंधावा ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली। उन्होंने अंधेरे में फायर की दिशा में निशाना साधा। तभी इमरजेंसी लाइट जल उठी। लाल रोशनी में सबने देखा, लैब के दूसरे दरवाजे के पास एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। उसके हाथ में साइलेंसर लगी पिस्तौल थी। वह उठकर भागने की कोशिश कर रहा था। पकड़ो उसे डॉ। भाभा चिल्लाए। कर्नल और 2 सुरक्षाकर्मी उस पर झपट्टे। वह आदमी फुर्तीला था, लेकिन फर्श पर बिखरे कंचों ने उसे फिर से गिरा दिया। उसे दबोच लिया गया। जब उसका चेहरा ऊपर उठाया गया तो सब सन्न रह गए। यह है डॉ। माथुर का असिस्टेंट था समीर, वही जिसने चिप को कंप्यूटर से जोड़ा था। समीर? डॉ। माथुर को विश्वास नहीं हो रहा था। तुम? कर्नल ने समीर के कॉलर से पकड़कर उसे उठाया। तो तुम हो कोबरा के आदमी? तुम ही ने बिजली काटी? समीर हंसा, एक पागलपन भरी हंसी। तुम मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन कोबरा को नहीं। हमला कल होगा और तुम सब देखते रह जाओगे। कोबरा कोई आदमी नहीं है, कोबरा एक। इससे पहले कि वह कुछ और बोलता, उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसने अपनी कॉलर में छिपा साइनाइड जहर का कैप्सूल चबा लिया था। अगले ही पल उसका शरीर ऐंठा और वह मर गया। लैब में मौत का सन्नाटा छा गया। एकमात्र सुराग जो उन्हें कोबरा तक ले जा सकता था, वह मर चुका था। अब हम क्या करेंगे? एक वैज्ञानिक ने घबरा कर पूछा। कल 12 बजे हमला है। हमें नहीं पता कौन करेगा, कैसे करेगा। सिर्फ यह पता है कि वे सीवर से आएंगे। राजू समीर की लाश को देख रहा था। फिर उसकी नजर समीर के हाथ पर पड़ी। समीर ने मरते वक्त अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को जोर से भींचा था। राजू धीरे से लाश के पास गया। कर्नल ने उसे रोकना चाहा, लेकिन राजू ने समीर की कलाई थाम ली। वह घड़ी, वह कोई साधारण घड़ी नहीं थी। वह स्मार्ट वॉच भी नहीं थी।
वह एक पुरानी डिजिटल घड़ी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। राजू ने घड़ी को खोला। उसके पीछे बैटरी के नीचे एक बहुत छोटा सा माइक्रो एसडी कार्ड छिपा था। काका, राजू ने कर्नल को कार्ड दिखाया। वह मर गया, लेकिन अपनी जुबान छोड़ गया। कर्नल ने कार्ड लिया और तुरंत कंप्यूटर में लगाया। कार्ड में एक वीडियो मैसेज था और एक चेहरा। वह चेहरा देखते ही डॉ भाभा कुर्सी पर गिर पड़े। नहीं, यह नहीं हो सकता, डॉ भाभा के मुंह से निकला। स्क्रीन पर जो चेहरा था वह देश के एक बहुत बड़े मंत्री का था, लेकिन वीडियो में वह किसी विदेशी जनरल से बात कर रहा था। धमाका इतना बड़ा होना चाहिए कि सरकार गिर जाए, मंत्री कह रहा था, और इल्जाम पड़ोसी देश पर लगा देंगे। फिर युद्ध होगा और हथियारों के नए कॉन्ट्रैक्ट मेरे होंगे। यह सिर्फ आतंकवाद नहीं था, यह गद्दारी थी, पैसों के लिए देश को बेचने की साजिश। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि वीडियो के अंत में एक लोकेशन थी। वह संसद भवन नहीं थी। संसद भवन सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। असली टारगेट था भाखड़ा नांगल बांध। अगर वह बांध टूटता तो आधा उत्तर भारत पानी में डूब जाता, करोड़ों लोग मारे जाते, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सब नक्शे से मिट जाते। और समय कल दोपहर 12 बजे नहीं, बल्कि आज रात 3 बजे। सबने घड़ी देखी। रात के 11 बज चुके थे। सिर्फ 4 घंटे बचे थे और बांध यहां से 300 किलोमीटर दूर था। हेलीकॉप्टर से भी जाने में 2 घंटे लगेंगे और वहां दुश्मन पहले से मौजूद होंगे। हमें स्पेशल फोर्स भेजनी होगी। कर्नल ने फोन उठाया। सर, राजू ने बीच में टोका, स्पेशल फोर्स पहुंचने तक वे ट्रिगर दबा देंगे। बांध के गेट इलेक्ट्रॉनिक हैं। अगर उन्होंने सिस्टम हैक कर लिया तो वे दिल्ली में बैठकर भी बांध खोल सकते हैं। तो हम क्या करें? कर्नल चिल्लाए। हम यहां बैठकर क्या कर सकते हैं? राजू की आंखों में एक नई चमक आ गई। एक ऐसी चमक जो तब आती थी जब वह कबाड़ के ढेर में कुछ असंभव देख लेता था। हम वहां नहीं जाएंगे सर, राजू ने कहा। हम यहीं से लड़ेंगे। उन्होंने हमारा सिस्टम हैक किया है ना, तो हम उनका सिस्टम हैक करेंगे, लेकिन कंप्यूटर से नहीं। राजू ने लैब की छत की तरफ देखा, जहां से सैटेलाइट डिश के तार गुजर रहे थे। हम सीधे सैटेलाइट को हाईजैक करेंगे। डॉ माथुर, जो अब तक सदमे में थे, चिल्ला पड़े। पागल हो गए हो? सैटेलाइट हाईजैक? यह कोई वीडियो गेम नहीं है, और इसके लिए ट्रांसमीटर चाहिए जो हमारे पास नहीं है। राजू ने अपने झोले से वह मैग्नेट्रॉन निकाला जो उसने ड्रोन गिराने के लिए इस्तेमाल किया था। वह जला हुआ था, लेकिन उसका कोर दिल अभी भी सही था। साहब, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे गांव में एक कहावत है, अगर ताला चाबी से न खुले तो उसे हथौड़े से तोड़ दो। आज हम आसमान में एक हथौड़ा फेंकेंगे। राजू का प्लान पागलपन था। वह लैब के विशाल एंटीना को अपने छोटे से लेकिन शक्तिशाली जैमिंग डिवाइस में बदलने वाला था। वह उस फ्रीक्वेंसी को जाम करने वाला था जिससे दुश्मन बांध को सिग्नल भेजने वाले थे। लेकिन इसके लिए उसे एंटीना के सबसे ऊपर चढ़ना था, तूफानी हवाओं के बीच 200 फीट ऊपर। मैं जाऊंगा, राजू ने कहा। नहीं, कर्नल ने कहा, यह बहुत खतरनाक है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है साहब, राजू ने कहा। लेकिन अगर वो बांध टूटा तो मेरे जैसे करोड़ों राजू डूब जाएंगे। बिना किसी के जवाब का इंतजार किए राजू अपना पेंचकस और तारों का बंडल लेकर छत की तरफ भागा। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, बिजली कड़क रही थी और घड़ी की सुइयां तेजी से 3 बजे की तरफ भाग रही थीं। दिल्ली के आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं। बारिश की बूंदें गोलियों की तरह बरस रही थीं। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क किनारे खड़े पेड़ भी झुककर सलाम कर रहे थे। और उस भयानक तूफान के बीच एक लोहे की मीनार टावर खड़ी थी, 200 फीट ऊंची, अंधेरे को चीरती हुई। उस मीनार की सीढ़ियों पर एक छोटा सा साया रेंग रहा था। वह राजू था। उसकी पीठ पर एक भारी बैग था जिसमें वह मैग्नेट्रॉन यंत्र और कार की बैटरियां थीं। हवा के थपेड़े उसे बार बार पीछे धकेल रहे थे। मीनार की लोहे की सीढ़ियां बारिश के कारण फिसलन भरी हो गई थीं। एक भी गलत कदम और राजू सीधे 200 फीट नीचे कंक्रीट के फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो जाता। नीचे कंट्रोल रूम में कर्नल रंधावा और डॉ भाभा खिड़की से ऊपर देख रहे थे। वे राजू को देख नहीं पा रहे थे, बस बिजली की चमक में कभी कभी उसकी परछाई दिखती थी। कर्नल के हाथ में वॉकी टॉकी था। राजू, सुन रहे हो? हवा बहुत तेज है। अगर नहीं हो रहा तो नीचे आ जाओ, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। राजू के कान में लगा ईयरपीस हवा के शोर में बमुश्किल सुनाई दे रहा था।
उसका पूरा शरीर भीग चुका था। ठंड से दांत किटकिटा रहे थे। उसका जला हुआ हाथ दर्द से फट रहा था, लेकिन उसने लोहे की रेलिंग को और कसकर पकड़ लिया। कोई और रास्ता नहीं है साहब, राजू ने हाँफते हुए कहा। बस थोड़ा और, मैं पहुंचने वाला हूं। घड़ी में रात के 2 बज चुके थे। सिर्फ 1 घंटा बचा था। 300 किलोमीटर दूर भाखड़ा नांगल बांध के पास दुश्मन के स्लीपर सेल छिपे हुए एजेंट अपने लैपटॉप खोलकर बैठे होंगे। उस सिग्नल का इंतजार कर रहे होंगे जो बांध के गेट खोल देगा। राजू मीनार के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंचा। यहां हवा की रफ्तार और भी तेज थी। उसे लगा जैसे हवा उसे उठाकर फेंक देगी। उसने अपनी बेल्ट को टॉवर के एक खंभे से बांध लिया। सामने वह विशाल सैटेलाइट डिश थी, एक बड़ा सफेद कटोरा जो आसमान की तरफ देख रहा था। राजू ने कांपते हाथों से अपना बैग खोला। बारिश का पानी उसकी आंखों में जा रहा था। उसने अपना मैग्नेट्रॉन निकाला। अब सबसे मुश्किल काम था इस देसी जुगाड़ को उस हाईटेक डिश के फीड हॉर्न मुख्य रिसीवर से जोड़ना। उसे डिश के ठीक बीच में जाना था। वहां कोई सीढ़ी नहीं थी, सिर्फ लोहे के पतले पाइप थे। हे भगवान, राजू ने नीचे देखा। नीचे की दुनिया बहुत छोटी लग रही थी। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया। बापू कहते थे, कबाड़ी वो होता है जो टूटी चीज को जोड़ दे। आज मैं देश की किस्मत जोड़ने आया हूं। उसने एक गहरी सांस ली और पाइप पर पैर रखा। वह धीरे धीरे डिश के केंद्र की तरफ बढ़ा। हवा उसे झकझोर रही थी। एक बार उसका पैर फिसला। उसका पूरा शरीर हवा में झूल गया। सिर्फ उसकी बेल्ट ने उसे बचाया। वह हवा में लटक रहा था। नीचे मौत उसका इंतजार कर रही थी। राजू, कर्नल नीचे से चिल्लाए। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर खींचा। वह डिश के केंद्र तक पहुंच गया। उसने अपने मैग्नेट्रॉन को तारों से बांधना शुरू किया। 2:45 नीचे लैब में डॉ माथुर कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठे थे। दुश्मन का सिग्नल एक्टिवेट हो रहा है। वे सिस्टम में घुस रहे हैं। वे टेस्ट पिंग भेज रहे हैं। राजू, कर्नल चिल्लाए, जल्दी करो, वे शुरू कर चुके हैं। ऊपर राजू ने आखिरी तार जोड़ा। अब उसे पावर देनी थी, लेकिन एक समस्या थी। बैटरियां भीग चुकी थीं और तार छोटे पड़ रहे थे। जुगाड़, कुछ तो जुगाड़ करना होगा, राजू बड़बड़ाया। उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उसे 2 तारों के बीच फंसा दिया ताकि सर्किट पूरा हो जाए। साहब, मैं तैयार हूं, राजू ने माइक में कहा। कब चालू करना है? अभी नहीं, डॉ माथुर ने नीचे से निर्देश दिया। जैसे ही घड़ी में 2:59 होंगे वे मेन कमांड भेजेंगे। अगर तुमने अभी चालू किया तो वे समझ जाएंगे और फ्रीक्वेंसी बदल देंगे। हमें ठीक उसी वक्त जाम करना होगा जब वे एंटर दबाएंगे। समय जैसे थम गया था। 2:55, 2:56, 2:57। बारिश और तेज हो गई। आसमान में बिजली कड़की। प्रकृति भी इस युद्ध में शामिल हो गई थी। आर्डेन मुशिबाफिन। राजू, स्विच पर उंगली रखो, कर्नल ने कहा। आर्डेन उशिजोफिन। अब दबाओ। राजू ने स्विच दबा दिया। जुम्मम। मीनार के ऊपर लगा वह मैग्नेट्रॉन गरज उठा। माइक्रोवेव तरंगें उस विशाल डिश से टकराईं और आसमान की तरफ एक अदृश्य दीवार बनकर दौड़ पड़ी। उसी वक्त दुश्मन ने बांध खोलने का कमांड भेजा। हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में सैटेलाइट को 2 सिग्नल मिले। एक दुश्मन का साफ सुथरा डिजिटल सिग्नल और दूसरा राजू का भेजा हुआ कचरा नॉइज। राजू का सिग्नल इतना शक्तिशाली और इतना बेतुका था कि उसने सैटेलाइट के रिसीवर को अंधा कर दिया। नीचे लैब में डॉ माथुर चिल्लाए, हो गया, सैटेलाइट जाम हो गया। उनका सिग्नल बाउंस हो रहा है, वे घुस नहीं पा रहे। राजू ने ऊपर राहत की सांस ली, लेकिन यह खुशी बस कुछ पलों की थी। अचानक मैग्नेट्रॉन से चिंगारियां निकलने लगीं। बारिश का पानी सर्किट में घुस गया था। शॉर्ट सर्किट। राजू चिल्लाया, साहब, तार जल रहे हैं। मशीन बंद होने लगी और जैसे ही मशीन की आवाज कम हुई, डॉ माथुर ने चेतावनी दी, सिग्नल वापस आ रहा है, दुश्मन दोबारा कोशिश कर रहा है। राजू, मशीन बंद मत होने देना। राजू ने देखा कि जिस सिक्के को उसने तारों के बीच फंसाया था वह हिल रहा था। स्पार्किंग की वजह से वह अपनी जगह छोड़ रहा था। अगर वह सिक्का गिरा तो कनेक्शन टूट जाएगा और देश डूब जाएगा। राजू के पास सोचने का समय नहीं था। उसके पास टेप नहीं था। उसके पास कोई औजार नहीं था। उसके पास सिर्फ उसका हाथ था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस गर्म स्पार्क करते हुए सिक्के और नंगे तारों को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। आहा! राजू की चीख हवा में गूंज गई। हजारों वोल्ट का करंट उसके शरीर से दौड़ गया।
यह घर का करंट नहीं था, यह हाई वोल्टेज था। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी नसों में आग लग गई। राजू छोड़ दो, कर्नल की आवाज आई, तुम मर जाओगे। लेकिन राजू ने नहीं छोड़ा। उसे पता था कि अगर उसने हाथ हटाया तो मशीन बंद हो जाएगी। बापू, राजू ने दर्द में कराहते हुए कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसका हाथ जल रहा था, मांस पकने की गंध आ रही थी, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। वह इंसान से एक कंडक्टर बन गया था। वह खुद उस मशीन का हिस्सा बन गया था। 3:01, 3:02। दुश्मन का सिस्टम बार बार एरर दिखा रहा था, कनेक्शन फेल्ड। आखिरकार 3:05 पर दुश्मन ने हार मान ली। उन्हें लगा कि सैटेलाइट खराब हो गया है या भारतीय सेना ने उसे उड़ा दिया है। सिग्नल आना बंद हो गया। नीचे लैब में स्क्रीन शांत हो गई। खतरा टल गया। डॉ माथुर ने कुर्सी पर गिरते हुए कहा, बांध सुरक्षित है। राजू, कर्नल ने माइक में चिल्लाया, राजू जवाब दो, काम हो गया, हाथ हटा लो। लेकिन ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ आंधी की आवाज थी। राजू, कर्नल रंधावा और डॉ भाभा सुरक्षा कर्मियों के साथ पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ दौड़े। वे 200 फीट ऊपर चढ़े। हवा उनका दम घोंट रही थी। जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह उनकी रूह कंपा देने वाला था। राजू डिश के बीच में पड़ा था। वह बेहोश था। उसका एक हाथ अभी भी उन तारों पर मुट्ठी भींचे हुए था। वह हाथ पूरी तरह काला पड़ चुका था। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। कर्नल ने दौड़कर उसे तारों से अलग किया। राजू का शरीर पत्थर की तरह अकड़ गया था। मेडिक, कर्नल चिल्लाए। उन्होंने राजू की नब्ज चेक की। बहुत धीमी, न के बराबर। सांस चल रही है, लेकिन बहुत हल्की। कर्नल ने उसे अपनी गोद में उठाया। वह लड़का जो कुछ घंटों पहले तक सिर्फ एक कबाड़ी था, आज किसी देवता की तरह लग रहा था, जिसने अपनी हथेली पर वज्र को रोक लिया हो। उसे नीचे लाया गया। एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई अस्पताल की तरफ भागी। अगले 3 दिन तक राजू आईसीयू में रहा। पूरा देश नहीं जानता था कि क्या हुआ, लेकिन उस अस्पताल के कमरे के बाहर देश के सबसे बड़े मंत्री, जनरल और वैज्ञानिक खड़े थे। डॉक्टर ने बाहर आकर सिर हिलाया। हमने उसे बचा लिया है, उसका दिल मजबूत है। लेकिन क्या डॉक्टर? कर्नल ने पूछा। उसका दाहिना हाथ, जिससे उसने तार पकड़े थे, वह बुरी तरह डैमेज हो गया है। नसों ने काम करना बंद कर दिया है। शायद वह अब उस हाथ से कभी कोई काम न कर पाए। शायद वह कभी पेंचकस न पकड़ पाए। सन्नाटा छा गया। एक मैकेनिक के लिए, एक कारीगर के लिए उसके हाथ ही उसकी जिंदगी होते हैं। राजू ने देश के लिए अपने हाथ की बलि दे दी थी। कर्नल रंधावा कमरे के अंदर गए। राजू होश में था। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका सीधा हाथ पट्टियों में लिपटा था। राजू, कर्नल ने धीमी आवाज में कहा। राजू ने मुड़कर देखा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दर्द साफ दिख रहा था। साहब, बांध बच गया ना? उसने सबसे पहले यही पूछा, अपने हाथ के बारे में नहीं, बांध के बारे में। कर्नल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर राजू के माथे को चूमा। हाँ बेटा, बच गया, सब बच गए, तुमने बचा लिया। राजू ने अपने बंधे हुए हाथ को देखा। डॉक्टर कह रहे थे कि यह हाथ अब काम नहीं करेगा, बेकार हो गया है, फिर से कबाड़ हो गया। कर्नल ने उसका बायां हाथ थाम लिया। नहीं राजू, यह हाथ कबाड़ नहीं है, यह इस देश का सबसे पवित्र हथियार है। और रही बात काम करने की, तो अब तुम्हें हाथों से काम करने की जरूरत नहीं है। अब तुम दिमाग से काम करोगे। पूरा देश तुम्हारे हाथ बनेगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला। एक व्हील चेयर अंदर आई। उस पर एक बेहद बूढ़ा आदमी बैठा था। यह देश के प्रधानमंत्री थे। वे खुद राजू से मिलने आए थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राजू ने देश को तो बचा लिया था, लेकिन कोबरा अभी भी जिंदा था। और कोबरा को पता चल चुका था कि उसका प्लान किस लड़के ने फेल किया है। अस्पताल के बाहर भीड़ में खड़ा एक आदमी फोन पर बात कर रहा था। लड़का बच गया है, उस आदमी ने धीरे से कहा, लेकिन अब वह हमारे लिए खतरा नहीं बल्कि मौका है। उसके दिमाग में जो ज्ञान है वह हमें चाहिए, उसे उठा लो। राजू को लगा था कि जंग खत्म हो गई, लेकिन असली जंग अब शुरू होने वाली थी। वह अपाहिज हो चुका था, अस्पताल के बिस्तर पर था और दुश्मन अब उसके दरवाजे पर खड़ा था। अस्पताल के कमरे में घड़ी की टिक टिक किसी हथौड़े जैसी लग रही थी। रात के 2 बज चुके थे। बाहर सुरक्षा सख्त थी, लेकिन दुश्मन वर्दी में नहीं बल्कि व्यवस्था सिस्टम के भेष में आया था।
राजू अपनी जली हुई हथेली को घूर रहा था। वह काली पड़ चुकी थी। डॉक्टर ने कहा था कि नसें मर चुकी हैं। उसे रोना नहीं आ रहा था, बस एक खालीपन महसूस हो रहा था। एक हाथ वाला मैकेनिक, अब मैं क्या हूं? उसने खुद से पूछा। तभी कमरे का दरवाजा खुला। 2 डॉक्टर अंदर आए। उनके चेहरे पर मास्क था। रूटीन चेकअप, एक डॉक्टर ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। राजू कुछ बोलता, इससे पहले ही दूसरे डॉक्टर ने उसकी बाह में एक इंजेक्शन लगा दिया। राजू की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर सुन्न हो गया। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी उन डॉक्टरों का मास्क के नीचे छिपा क्रूर चेहरा। जब राजू की आंखें खुलीं, तो वह अस्पताल में नहीं था। वह एक चलते हुए ट्रक के अंदर था। हाथ पैर बंधे हुए थे। उसके सामने एक आदमी बैठा था, सूट बूट में, हाथ में महंगी सिगार। यह वही चेहरा था जिसे उन्होंने उस वीडियो में देखा था। कोबरा का असली बॉस। उसका नाम था दिग्विजय सिंह, देश का एक बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर जो हथियारों की डील के लिए देश को युद्ध में झोंकना चाहता था। जाग गए छोटे उस्ताद, दिग्विजय ने धुआं उड़ाते हुए कहा। राजू ने उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी बहुत थी। तुम गद्दार हो, राजू ने थूकते हुए कहा। दिग्विजय हंसा। गद्दार, देशभक्त, यह सब गरीबों को बहकाने के शब्द हैं बेटा। असली खेल पैसे का है। तुमने मेरा करोड़ों का नुकसान किया है। वो बांध टूटता तो मुझे पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन के लिए 5,000 करोड़ का ठेका मिलता। तुमने सब पानी में मिला दिया। मुझे यहां क्यों लाए हो? मार डालो मुझे, राजू ने निडर होकर कहा। मारना होता तो अस्पताल में ही मार देता, दिग्विजय आगे झुका। मुझे तुम्हारा दिमाग चाहिए। तुमने जिस तरह से मेरे सैटेलाइट सिग्नल को जाम किया, वह अद्भुत था। मेरे पास दुनिया के बेस्ट इंजीनियर हैं, लेकिन किसी के पास वो देसी दिमाग नहीं है। तुम मेरे लिए काम करोगे, हम मिलकर ऐसे हथियार बनाएंगे जो दुनिया खरीदेगी। मैं मर जाऊंगा, लेकिन गद्दारों के लिए पेंचकस भी नहीं उठाऊंगा, राजू ने कसम खाई। दिग्विजय ने एक टैबलेट निकाला। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। राजू का गांव, उसके पिता किशन और मां सावित्री को कुछ गुंडों ने घेर रखा था। बंदूक उनके सिर पर थी। पेंचकस नहीं उठाओगे? दिग्विजय मुस्कुराया। ठीक है, तो फिर अपने मां बाप की अर्थी उठाने के लिए तैयार हो जाओ, राजू चिल्लाया। नहीं, उन्हें छोड़ दो। शर्त बहुत सरल है, दिग्विजय ने कहा। मेरे पास एक लॉन्च कोड है। यह कोड हमारे एक और सैटेलाइट को कंट्रोल करता है, लेकिन तुम्हारे उस जामिंग की वजह से इसका सिस्टम लॉक हो गया है। इसे डिकोड करो, सिस्टम को रिबूट करो, और मैं तुम्हारे मां बाप को छोड़ दूंगा। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। ट्रक एक गुप्त ठिकाने पर रुका। यह एक पुराना अंडरग्राउंड बंकर था। वहां बड़े बड़े सर्वर रखे थे। राजू को एक कंप्यूटर के सामने बैठाया गया। उसके हाथ खोल दिए गए, लेकिन राजू का दाहिना हाथ, वह तो बेजान था। वह हिल भी नहीं रहा था। मेरा हाथ, राजू ने अपना जला हुआ हाथ दिखाया। मैं टाइप नहीं कर सकता। दिग्विजय को गुस्सा आया। नाटक मत कर, बाएं हाथ से कर। अगर 10 मिनट में कोड नहीं खुला तो गांव में गोलियां चल जाएंगी। राजू ने कीबोर्ड पर अपना बायां हाथ रखा। वह कांप रहा था। वह हमेशा सीधे हाथ से काम करता था। बायां हाथ कमजोर था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह कांप रहा था। उसने स्क्रीन को देखा। कोड सच में उलझा हुआ था। यह उसी का बनाया हुआ कचरा नॉइज था जिसने सिस्टम को लॉक किया था। इसे खोलना असंभव था, सिवाय उसके जिसने इसे बनाया हो। राजू ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की। उसे अपने पिता की बात याद आई। बेटा, जब हाथ काम न करें तो दिमाग चलाओ, और जब दिमाग भी थक जाए तो दिल की सुनो। राजू ने टाइप करना शुरू किया। टक टक टक, एक उंगली से, धीमी गति से। दिग्विजय पीछे खड़ा घड़ी देख रहा था। 5 मिनट बचे हैं। राजू के दिमाग में एक योजना चल रही थी। दिग्विजय चाहता था कि राजू सिस्टम को रिबूट फिर से चालू करे ताकि वह सैटेलाइट का कंट्रोल ले सके, लेकिन राजू कुछ और ही टाइप कर रहा था। वह सिस्टम को रिबूट नहीं कर रहा था। वह सिस्टम की फ्रीक्वेंसी बदल रहा था। राजू को पता था कि कर्नल रंधावा और पूरी आर्मी उसे ढूंढ रही होगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वह कहां है। यह बंकर जमीन के नीचे है। यहां से जीपीएस सिग्नल बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अगर वह इस बंकर के बड़े एंटीना को ट्रांसमीटर बना दे। राजू ने कोड की एक लाइन बदली। टारगेट। सैटेलाइट को हटाकर उसने टाइप किया। टारगेट, लोकल ब्रॉडकास्ट, स्थानीय प्रसारण। जल्दी कर, दिग्विजय चिल्लाया। 2 मिनट। राजू का पसीना कीबोर्ड पर गिर रहा था।
उसके जलते हुए हाथ में भयानक दर्द हो रहा था, जैसे नसें फटने वाली हों। लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने आखिरी कमांड टाइप की। अब सिर्फ एंटर दबाना बाकी था। हो गया। राजू ने कुर्सी पीछे खिसकाई। सिस्टम तैयार है, एंटर दबाते ही सैटेलाइट चालू हो जाएगा। दिग्विजय खुश हो गया। उसने राजू को धक्का दिया और खुद कीबोर्ड के पास गया। शानदार, अब दुनिया देखेगी मेरी ताकत। दिग्विजय ने अपनी उंगली एंटर बटन पर रखी। रुकिए, राजू ने धीमी आवाज में कहा। एंटर दबाने से पहले बाहर की आवाज सुन लीजिए। क्या बकवास है। दिग्विजय ने एंटर दबा दिया। स्क्रीन पर लिखा आया, सिस्टम अनलॉक्ड। दिग्विजय हंसा, लेकिन अगले ही सेकंड स्क्रीन का रंग लाल हो गया। मैसेज बदला, ब्रॉडकास्टिंग लोकेशन। लोकेशन भेजी जा रही है। यह क्या है? दिग्विजय चिल्लाया। यह क्या किया तुमने? राजू, जो अब फर्श पर गिर चुका था, कमजोर आवाज में हंसा। मैंने सैटेलाइट को नहीं जोड़ा, मैंने तुम्हारी लोकेशन को आर्मी के रेडियो से जोड़ दिया। तुमने एंटर दबाकर खुद अपनी मौत को न्योता दिया है। दिग्विजय का चेहरा खौफ से सफेद हो गया। तभी ऊपर से भारी आवाजें आने लगीं। धड़ धड़ धड़। हेलीकॉप्टर। बंकर का अलार्म बजने लगा। सिक्योरिटी ब्रीच, सिक्योरिटी ब्रीच। दिग्विजय ने अपनी बंदूक निकाली और राजू के माथे पर तान दी। तू नहीं बचेगा कुत्ते। इससे पहले कि वह ट्रिगर दबाता, बंकर का भारी दरवाजा धमाके के साथ उड़ गया। बूम। धुएं के गुबार के बीच से एनएसजी एंज कमांडो अंदर कूदे। उनके पीछे कर्नल रंधावा थे, हाथ में मशीन गन लिए। हथियार डाल दो, कर्नल की आवाज गूंजी। दिग्विजय घबरा गया, उसका ध्यान भटका। राजू ने अपनी बची खुची ताकत से अपने पैर से पास पड़ा एक सीपीयू का डब्बा दिग्विजय के घुटने पर मार दिया। दिग्विजय का निशाना चूका, गोली छत पर लगी। अगले ही पल कमांडोज ने उसे दबोच लिया। दिग्विजय जमीन पर पड़ा चीख रहा था, मैं बर्बाद कर दूंगा मेरे वकील। कर्नल रंधावा ने उसके पास जाकर बिना एक शब्द बोले उसे एक जोरदार घूंसा मारा। दिग्विजय बेहोश हो गया। कर्नल दौड़कर राजू के पास आए। राजू फर्श पर पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान थी। तुम पागल हो। कर्नल ने राजू को गले लगाया। तुम सच में पागल हो काका, राजू ने फुसफुसाया। गांव, मेरे मां बाप सुरक्षित हैं, कर्नल ने कहा। लोकल पुलिस वहां पहुंच गई है, सब ठीक है। यह सुनकर राजू ने आंखें मूंद लीं। इस बार बेहोशी डर की नहीं, थकान की थी। 6 महीने बाद नई दिल्ली का राष्ट्रपति भवन रोशनी से नहाया हुआ था। आज का दिन ऐतिहासिक था। हॉल खचाखच भरा था। मंत्री, जनरल, विदेशी राजदूत और देश के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। लेकिन सबसे अगली कतार में 2 लोग बैठे थे जो इस जगह के लिए बहुत अजीब लग रहे थे। एक बूढ़ा आदमी जिसने साधारण धोती कुर्ता पहना था और एक बूढ़ी औरत जिसने सूती साड़ी पहनी थी। वे किशन काका और सावित्री थे। वे अपनी जगह पर सिकुड़े हुए बैठे थे, डर रहे थे कि कहीं गंदे पैर कालीन को खराब न कर दें। तभी उद्घोषक अनाउंसर की आवाज गूंजी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अदम्य साहस और अद्वितीय बुद्धि के प्रतीक श्री राजू को। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट से छत गूंज उठी। एक व्हील चेयर धीरे धीरे मंच पर आई, लेकिन राजू उस पर बैठा नहीं था। वह व्हील चेयर को धकेल रहा था। व्हील चेयर खाली थी। राजू खुद अपने पैरों पर चल रहा था। उसने काली शेरवानी पहनी थी। उसका दाहिना हाथ, वह अब भी पट्टियों में नहीं था, लेकिन वह एक काले दस्ताने ग्लव में छिपा था। वह हाथ अब कभी काम नहीं कर सकता था। वह बेजान लटक रहा था। लेकिन राजू का सिर ऊंचा था। राष्ट्रपति महोदय, जो देश के सर्वोच्च नागरिक थे, अपनी कुर्सी से उठकर आगे आए। यह प्रोटोकॉल के खिलाफ था, लेकिन आज कोई नियम मायने नहीं रखता था। राष्ट्रपति ने राजू के सीने पर अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार लगाया। बेटा, राष्ट्रपति ने माइक पर कहा, तुमने देश को बचाने के लिए अपना हाथ खो दिया। राजू ने माइक के पास जाकर पहली बार पूरी दुनिया के सामने बोला। उसकी आवाज में वही सादगी थी जो राजस्थान की मिट्टी में होती है। महामहिम, राजू ने कहा, मैंने हाथ खोया है, हुनर नहीं। मेरे गांव में लोग कहते हैं कि कबाड़ वो होता है जो बेकार हो जाए, लेकिन मैंने सीखा है कि बेकार कुछ नहीं होता। न टूटा हुआ रेडियो, न पुराना लोहा, और न ही यह जला हुआ हाथ। उसने अपने काले दस्ताने वाले हाथ को उठाया। यह हाथ मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि इस देश की मिट्टी की कीमत क्या है। और रही बात काम करने की,
राजू ने मंच की ओर इशारा किया। वहां एक रोबोटिक हाथ, रोबोटिक आर्म रखा था। यह मेटल और तारों से बना था, दिखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा। मैंने पिछले 6 महीने अस्पताल में सिर्फ आराम नहीं किया। राजू मुस्कुराया। मैंने अपने लिए एक नया हाथ बनाया है, और यह हाथ सिर्फ पेंचकस नहीं, अब भविष्य बनाएगा। राजू ने अपना बेजान हाथ उस रोबोटिक आर्म के सांचे में डाला। क्लिक, खट, जूम। मशीन एक्टिवेट हुई। राजू ने अपनी नसों जो कंधे में बची थीं को सिकोड़ा। रोबोटिक उंगलियां हिलीं, एक एक करके। उसने मुट्ठी बनाई। पूरा हॉल सन्न रह गया। यह जुगाड़ नहीं था, यह बायोनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। राजू ने उस नए लोहे के हाथ से अपने पिता किशन की तरफ सैल्यूट किया। किशन काका के आंसुओं का बांध टूट गया। वे फूट फूट कर रोने लगे। राजू ने अपनी बात खत्म की। मैं राजू हूं, कबाड़ी का बेटा, और मैं वादा करता हूं, जब तक मेरे दिमाग में करंट है, इस देश का कोई भी सपना कबाड़ नहीं होगा। जय हिंद। तालियों की आवाज में जैसे आसमान फट पड़ा।